हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करेंगे। एस सी वर्मा के लेक्चर की सीरीज का चल रहा है और इसमें हमने 1 to 39 तक डिस्कस कर रखा था। तो आ जाइए, एक क्वेश्चन नंबर 39 हो गया था, 40th है। अ गामा डीके प्रोसेस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ मास m डिक्रीज अ गामा फोटोन ऑफ एनर्जी E एंड लिनियर मोमेंटम E by C इज इमिटेड एंड न्यूक्लियस रिकॉइल्ड। फाइंड द डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। तो पहले क्या करा कि गामा डीके का कोई प्रोसेस है और उसमें कुछ उसका मास डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीजेस अ गामा फोटोन ऑफ एनर्जी E एंड लिनियर मोमेंटम E by C। तो ठीक है, अगर m से अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसका कुछ तो मोमेंटम अचीव किया तो उसके चलते काइनेटिक एनर्जी भी कुछ होगा। तो हम ये जानते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m, ऐसा होता है, यही होता है। ठीक, तो अभी मोमेंटम की जगह पर इसका वैल्यू क्या दे रखा है, E by C, ऐसा। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो E स्क्वायर अपॉन 2m C स्क्वायर, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का है, ये चीज। तो इतना काइनेटिक एनर्जी ये भी लूज किया, मतलब कि इंटरनल एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी इतना है तो बेसिकली इसका इंटरनल एनर्जी से ही जा रहा होगा ना। बेसिकली इंटरनल एनर्जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों कि इसके पास सारा एनर्जी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में रहता है और आगे थर्मोडायनेमिक्स में जब आप उसको देखेंगे, मतलब इंटरनल एनर्जी का मतलब इसका टोटल एनर्जी, सिंपल है, मतलब कि अगर आपके पास कुछ हीट है और उसमें से आप कितना वर्क डन किया तो उसका नेट। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन 2mc स्क्वायर, ये हो गया। ऑलरेडी इस प्रोसेस में ई एनर्जी डिके किया हुआ है, उसका ई एनर्जी डिक्रीज m इसका डिक्रीज हो रहा है और ई एनर्जी से वो निकला है फोटो जो गामा रेज है। तो कह रहा है कि फाइंड इंटरनल एनर्जी, फाइंड डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। सो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा ई से दिखा देते हैं, तो E प्लस दैट मच ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, E स्क्वायर अपॉन 2mc स्क्वायर। यस सर, तो क्वेश्चन नंबर 40th की कहानी था बच्चों। अब आ जाइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 41, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज मूविंग ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, नहीं ये 1 मीटर पर सेकंड है, ये 1 मीटर पर सेकंड है ऐसा। Towards another block of equal mass kept at rest. The spring constant of the spring fixed at one end is 100 Newton per meter. Find the maximum compression of the spring. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों कि अगर 2 किलो का ब्लॉक है, यहाँ से ऐसा चला और वो कहाँ पर है, मूविंग ऑन द फ्रिक्शनलेस, कुछ इस तरह से ऐसा है, और उसमें एक 2 किलो का और ब्लॉक है और स्प्रिंग उसमें ऐसा कुछ फिक्स है ऐसे। तो इसको आके टक्कर मारा, ये 2 किलो वाला कोलाइड किया इसके साथ और हैविंग स्पीड इसका 1 मीटर पर सेकंड है। तो एक कंप्रेस होगा, जितना भी इसको कंप्रेस होना था वो हो जाएगा, उसके बाद वो सर्टेन वेलोसिटी से दोनों साथ साथ जाएंगे। मतलब कुछ ऐसा होगा, आफ्टर द, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आफ्टर द कोलिजन कंप्रेस होने के बाद ये ऐसा m और m दोनों कुछ वेलोसिटी से, कॉमन वेलोसिटी से ऐसे की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो जा रहा है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में हमने क्या देखा था कि भाई उसमें एक साथ ऐसा क्लिंग कर जाए, चिपक जाए, ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने कई बार उसमें भी इसी को अभी जो सीरीज कर रहे हैं इसका एस सी वर्मा सर के बुक का, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था, 2 थे, क्लिंग कर गया, 2 वो स्केटर थे, वो आपस में टकरा गए वगैरह वगैरह। तो ये वैसा ही सिचुएशन है ना। तो 2 kg का ब्लॉक आया, मैक्सिमम कंप्रेस हुआ और सर्टेन वेलोसिटी से दोनों साथ साथ जाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद वंस दे कंप्रेस, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, नो फ्रिक्शन इज ऑफर, सो नो एनी एक्सटर्नल फोर्स, सो सेंटर ऑफ मास वॉन्ट बी चेंज, हेंस देयर सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी विल ऑल्सो नॉट चेंज। So we can say that from here, what will be there after the collision, their velocity. So from the conservation of momentum, we can say that 2 into 1, ये वाले रेस्ट पे है तो 2 into 0, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 plus 2 into v c। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो v c का वैल्यू आ जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड।
अब बात यह है कि हमें निकालना है क्या, कंप्रेशन, कि मैक्सिमम कंप्रेस कितना हुआ। तो अब देखा जाए कि इसका कंप्रेस करने, अगर कोई स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो उसका एनर्जी किस में स्टोर होता है, उसके पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर होता है। तो हम यहाँ से अगर एनर्जी कंजर्वेशन की अगर बात करें तो इनिशियल स्टार्ट अगर एनर्जी अगर देखें इनिशियल और फाइनल के लिए, तो इनके पास 1 मीटर पर सेकंड से, तो काइनेटिक एनर्जी इनके पास होगा ये 2 किलो वाले ये बच्चों, ये तो रेस्ट में है तो इसका तो कुछ होगा नहीं। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो हमारे पास 1/2 × 2 × 1 का स्क्वायर। अब यही एनर्जी इसको कंप्रेस करेगा और बाकी कुछ जा भी रहा होगा। तो जब बेंड मोमेंट कंप्रेस से जब कर रहा होगा तो 1/2 के मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स स्क्वायर, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, प्लस दोनों ब्लॉक साथ साथ जा रहे होंगे। तो दोनों ब्लॉक साथ साथ जा रहे होंगे तो कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहे होंगे ना, तो किस स्पीड से जा रहे होंगे, v कॉमन, तो ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कराकर इसका लेकर आए हैं 1/2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर इसका वैल्यू देखा जाए तो 1/2 × 2 और 2 कितना हो गया 4, और यहाँ से 1/2 से जा रहे थे तो भी 1/4, तो 4 से 4 अपने घर चले गए, 2 से 2 अपने घर चले गए। ये तो हमारे पास बचा क्या, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, अब इसके बाद इसको निकालने के लिए कि 1/2 उसका स्पीड था 1/2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से हो गया 1 और ये कितने हो जाएंगे हाफ, तो इसको लेकर आइए, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से वहाँ से हाफ बचा, तो इधर हाफ आएगा तो कितना हो जाएगा 1 - हाफ इज हाफ इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो हाफ हाफ अपने घर चले गए, तो 1 इक्वल टू, कहीं भी इसका सॉल्व कर लेते हैं, इधर इसी कैलकुलेशन को यहाँ पे कर लेते हैं। तो हाफ 1 इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1/k का स्क्वायर रूट, तो 1/k का वैल्यू 100, तो कितना हो गया 0.1 मीटर, 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों इसका आ गया मोमेंटम कंजर्वेशन कराने के बाद उस एनर्जी कंजर्वेशन कराए, और मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ, तो इतना हुआ। असली मजा तो तब आएगा अभी जब इसके बाद जो बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं शायद 49 से जो स्टार्ट होते हैं जो स्प्रिंग वाले के, वहाँ पर असली मजा आएगा। तो यहाँ पर तो बस चुपचाप से अपना मोमेंटम कंजर्व कराया, मैक्सिमम कंप्रेशन देके निकल के गए। तो जो कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है वो ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें जो बातें बोला वो इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या बोला कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसके चलते कोई उसका सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब नहीं करेगा, हैंस उसका दोनों साथ साथ जाएंगे, मतलब साथ साथ जाएंगे, मतलब जो स्प्रिंग सिस्टम में जब कंप्रेस कर गया वो फिर वो साथ जाते जाएगा, साथ जाते जाएगा, कि कोई फ्रिक्शन भी नहीं है कि इसको कुछ रोके तो फिर उसके बाद स्ट्रेच करे, इस तरह से। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 42। कह रहा बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड, passes through the wooden block of mass 10 kg initially at rest on the level surface. The bullet emerged with the speed of 100 meter per second. And the block slide 20 centimeter of the surface before coming to rest. Find the friction coefficient between the block and the this figure given है। तो फिगर जो अगर आप भी देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मान लेते हैं कि ऐसा जा रहा है, तो इसमें 20 ग्राम का बुलेट है और ये ऐसे चला, और यहाँ पर 10 kg का ऑब्जेक्ट है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन तो ये क्या होगा कि 10 किलो से ये आर पार करते हुए ऐसा जाते हुए देख लीजिए 20 ग्राम है और इसके पास स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रोसेस में बच्चों एक बात तो तय है ना कि इसको जब ये 20 ग्राम का जो ये 500 मीटर पर सेकंड ग्रेट स्पीड से जब जा रहा होगा, थोड़ा ना थोड़ा तो इसमें मोशन ला ही दिया होगा, है ना। जब वो निकलेगा तो इसको कुछ ना कुछ अपना, क्योंकि 100 मीटर पर सेकंड है तो इसका भी जम के इसका एनर्जी लॉस हुआ है। कहाँ ये 500 था, अब ये 100 हो गया,
तो इनको थोड़ा सा एनर्जी बांटते हुए चला गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी देते हुए चला गया। तो अगर ऑब्वियसली बात है कि उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, तो उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, किसका, 10 kg वाले का, तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जो भी उसको अंदर पेनिट्रेट कर रहा है इंटरनल फोर्स है, उससे हमें लेना देना नहीं है, मोमेंटम कंजर्वेशन खुलकर होगा। ये बात तो हो गया। फिर उसके बाद कि आफ्टर द गेनिंग द सम वेलोसिटी इट हैव द काइनेटिक एनर्जी एंड दैट काइनेटिक एनर्जी विल लॉस्ट बाय द फ्रिक्शन। ठीक है, तो इमर्ज विद द स्पीड ऑफ द 100 मीटर पर सेकेंड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो आ जाइए मोमेंटम कंजर्व करा लेते हैं। पहले यहाँ पर छोटा सा COM लिख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इसका मतलब, स्मॉल m का मतलब मोमेंटम, कैपिटल M का मतलब सेंटर ऑफ मास। तो 20 ग्राम, ऐसा कोई नोटेशन नहीं है, मैंने अपना लोकल बनाया है, तो आप भी उसके इसमें समझ सकते हैं। देखिए, तो 20 ग्राम इंटू 20 ग्राम 10⁻³ और इसका स्पीड कितना है बच्चों, 500 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू हो जाएगा 0 इसका। और यहाँ से अगर देखेंगे 10 kg कुछ ना कुछ वेलोसिटी ये लेकर गया होगा, और 20 ग्राम इंटू 10⁻³ इंटू 100, तो उससे खेलने से अच्छा है कि दिस माइनस दिस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 400। तो 20 इंटू 10⁻³ इंटू 400, 500 माइनस 100 इक्वल टू 10 इंटू V। तो 3 जीरो में से तो 3 जीरो गया और बचा कितना 8, तो V का वैल्यू हम यहाँ से कितना बोल सकते हैं, 0.8 मीटर पर सेकेंड, इस तरह का 0.8 मीटर पर सेकेंड। अब हम, अच्छा ये तो मिल गया। अब ये ब्लॉक के पास कितना एनर्जी आ गया, कुछ 1/10, कौन सा एनर्जी आया, मतलब काइनेटिक एनर्जी आया, क्योंकि उसमें तो कुछ वर्टिकल कुछ गेन वन तो कर नहीं रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी तो आप भूल ही जाइए। सो इट विल हैव ओनली द काइनेटिक एनर्जी एंड दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी वेस्टेड इन द, जो आपको बता था वर्क एनर्जी थ्योरम में, अगर कोई एनर्जी अगर उसको मिलता है तो कहीं ना कहीं इसको तो जाना ही है, क्योंकि एनर्जी मस्ट बी कंजर्व। इस ब्लॉक के पास अभी इसको टक्कर मारने से पहले है कितना था एनर्जी, 0। थोड़ी देर के बाद में भी क्या होगा, 0, क्यों कि जो एनर्जी गेन किया तो उसका टोटल एनर्जी बैलेंस रहना चाहिए। तो इस फॉर्म में वो कुछ काम करेगा, तो काम करेगा तो फ्रिक्शन बोलेगा आ जाओ मेरे पास, मैं आपको काम देता हूँ, और सारा एनर्जी आपका ये खा जाएगा। तो और वैसे भी हम जानते हैं क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको सिखाया गया था। अभी इसके पास 0.8 है, फाइनली जब वो रेस्ट में हो जाएगा तो हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1/2 इंटू 10 इंटू 0.8 का स्क्वायर ये एनर्जी होगा। और वर्क यहाँ पर कौन करा रहा होगा बच्चों, फ्रिक्शन। वो कैसे, mg ऐसे लगता है, नॉर्मल फोर्स ऐसे लगता था, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर कितना हो जाता था, म्यू इंटू mg। और सपोज कुछ डिस्टेंस चला है, एज ए मेंशन इन द क्वेश्चन इज 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर गया तो 0.2 मीटर। तो म्यू mg का वैल्यू हो जाएगा 100 और d का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.2। तो ये सब जब आप कुछ मेहनत जब करेंगे तो 0 से 0 तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, एक गया, और वहाँ से इस 0 का वैल्यू भी ये पॉइंट डॉट हटा लेगा, तो उधर बचा 2, तो यहाँ से कितना बचेगा 0.64/4। तो अब इससे आसान क्वेश्चन, आप इतने आसान हमारे पास कैलकुलेशन क्या होगा, तो यहाँ पर इस बॉक्स का यूज़ किया जाए, थोड़ा सा स्पेस है, तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से इस 0.64 और जो 2 नीचे था और उधर से एक जो 2 था वैल्यू लास्ट में, देखिए ये वाला 2, तो इधर आके 2 तो 4 हो गया, तो कितना हो गया म्यू का वैल्यू 0.16। तो ये हमारा म्यू का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं। तो ये भी आपका एक था क्वेश्चन कि मोमेंटम कंजर्वेशन कराने के बाद फिर काइनेटिक एनर्जी, मतलब आप कुल मिलाकर देखिए, मतलब आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये अभी से और बाद में कैसे डिफरेंस है। तो कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है, तो ये अभी से और बाद में कैसे डिफरेंस है, तो इस चलते है कि ये अभी से और इसके बाद में डिफरेंस इसका क्या है कि अभी पीछे जो चैप्टर में आप देखे थे उसमें काइनेट एनर्जी कंजर्वेशन था, अब उसको वेलोसिटी का दूसरा सोर्स ला कर दे दिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन के बीच में हम लोग खेल रहे हैं और अपना जीवन आसान बना रहे हैं।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें भी वही हुआ है, मोमेंटम कंजर्वेशन हुआ है, देन काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद जो म्यू वगैरह निकालना था उसके लिए था। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद द स्पीड u एट एंगल थीटा above the horizontal field, the coefficient of restitution of collision between the projectile and the field is e. How far from the starting point does the projectile make the second collision with the field? तो इसके लिए एक अपने फिगर ऐसे बना लिया जाए और ऐसा ये हो रहा होगा, ये y एक्सिस होता है एज यू नो, और इधर ही जैसे x एक्सिस कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा हुआ होगा और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ होगा, है ना। तो जब सेकेंड टाइम कोलिजन कर रहा होगा तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से बोला है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो उसमें भी यहाँ से यहाँ तक के बारे में हमें जानकारी होता है। ये तो सिंपल प्रोजेक्टाइल है। दूसरा यहाँ पर है, ये निकालना है। तो वी कैन से दैट दिस थिंग इज द योर R1 और ये वाला R2। अगर इस प्रोजेक्टाइल की बात करें तो उसमें रेंज लग रहा होगा, एंगल थीटा है इसमें, और u स्पीड से ऐसा उसने फेंका है, और कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन इस पॉइंट पर जहाँ पे लग रहा है, जब वो उससे निकल रहा होगा तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ही है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, जब वेलोसिटी u अगर इससे अगर निकला एट एंगल थीटा पर, तो इसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, u cos थीटा, यही होगा। और वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना होगा, u sin थीटा, ऐसा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में आपका क्या ख्याल था, इस 2u sin थीटा बाई जी, और दूसरी भाषा में कहें 2u sin थीटा मीन्स uy कंपोनेंट अपॉन g का। इसको याद रखिएगा, अभी बहुत बार आएगा, तो इसी फॉर्मेट में इसीलिए लिख रहा हूँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2u sin थीटा बाई जी। अच्छा, अब रेंज R1 के लिए अगर हम जाएं यहाँ से, तो क्या हमारा होगा, सिंपल कि जो हमारा टाइम है और x से आप उसका वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x कंपोनेंट आ जाएगा। आपको मैं इधर लिख दूं कि x के बारे में हम यही जानते थे ना, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ux क्या है वैल्यू, u cos थीटा है, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बच्चों, इज 2u sin थीटा बाई जी। तो यहाँ पर कितना जाएगा, अगर इसको लिखा भी जाए तो 2u sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। ये तो R1 की कहानी है। तो क्या सर इतना तामझाम क्यों, ये तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, सॉरी u और u स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आप ये भी कर सकते हैं ना कि ये तो हमें पता ही है, इसको लिखा क्यों, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। इसलिए लिखा बच्चों कि u कॉस थीटा है और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब देखिए इसके कंपोनेंट पे u cos थीटा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एज वी नो दैट इन द प्रोजेक्टाइल मोशन कि वेलोसिटी x component won't be change, never be change, because in the x direction or in the horizontal direction means in this type of the projectile, angular one having no acceleration along the horizontal or no gravity, no any other external force along the horizontal direction. That is why we can say that here कि there the velocity x component won't be change. So after the striking, what will happen when the v velocity is, suppose v velocity is there after the collision hit this point. So their horizontal velocities remain unchanged. It is u cos theta. Why? No external force again is acting of it. Suppose if that ball is hit at this point and lock this situation. अगर इस situation को अगर lock करेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? कुछ इस तरह का दिखाई देगा ना, और वो ऐसे आते हुए दिखाई पड़ रहा होगा, और कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन और यस क्यों आ रहा होगा, क्योंकि ग्रेविटी उसको पुल कर रहा था, इस चलते। So some impulse is impart and some force will act on the in vertical direction. Then what will happen? There you can say that their velocity in vertical direction will change because of it is the in vertical direction. Certain velocity in vertical direction is the external force acting or a impulse is imparting on it. So we can say that their vertical velocity will change, and this vertical velocity of this is the suppose v. Their x component won't be changed, it remains same, whatever before the collision and after the collision will same, u cos theta, due to the region already I explained you, no external force acting on it. But in the vertical direction, as we know that the coefficient of restitution is e, so we can say that this is vy, is the vertical direction, velocity along the vertical direction. So as we know that e, coefficient of restitution is the velocity of separation upon velocity of approach.
So at what velocity is approaching it? So as you know this fact, कि when the particle hit from the projected from the certain point, when hit it, so it have the hit with the same speed. So a किस स्पीड से करेगा? u से. क्यों ऐसा करेगा? बिकॉज कि जो भी उसका काइनेटिक एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, पोटेंशियल तो उसका वापस उसको मिल गया. तो जिस स्पीड से उस जाता है उसी स्पीड से इसको हिट करता है. तो जो उससे क्या आ रहा होगा? u से, वर्टिकली उससे u से ही मिल रहा होगा. और यहाँ से अगर देखेंगे तो vy होगा. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि vy इक्वल टू कितना हो जाएगा? e टाइम्स ऑफ u. तो यही इसका था फीचर. ठीक है. अब बताइए बच्चों कि उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? तो सेम हम यहाँ पर लगा सकते हैं. इसको मैं बोल देता हूँ TF, ब्लू मार्क्स इसलिए कर रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द सेकेंड टाइम. सो यू कैन से दैट 2vy अपॉन g. तो g लग रहा होगा और यहाँ से 2, इस केस में हम क्या कह सकते हैं? अच्छा, u का है तो ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट आप ये ले लीजिए, u साइन थीटा, जितने से उधर से जा रहा होगा उतने से ही आ रहा होगा. तो u साइन थीटा मस्ट बी एक, हाँ vy इसीलिए बोला है. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? 2vy के जगह पे 2u साइन थीटा बाई g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा. और वेलोसिटी का अगेन x कंपोनेंट चेंज नहीं करेगा. तो r2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? इस u cos थीटा टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट. u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2eu साइन थीटा ओवर g. ये तो अभी हमें क्या चाहिए था? स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जहाँ पर सेकेंड टाइम हिट करा तो वो डिस्टेंस चाहिए था. तो क्यों ना हम r1 प्लस r2 कर लें और अपना आंसर घर लेकर जाएं. तो देखो इसमें होगा क्या कि 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, इस है ही है यहाँ पर 2u स्क्वायर बाई साइन थीटा. तो यहाँ पर 1/e होगा. गलती क्या होता है, बच्चे अक्सर पूछते हैं, बोलते हैं कि u से हिट किया तो आगे जाएगा e इंटू यू से. यहीं पर वो गलती कर जाते हैं और उसके चलते टाइम ऑफ फ्लाइट पे ध्यान नहीं देते हैं कि मतलब, और उसका जो भी वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा ना, सो दैट इज वाई वो क्या कर लेते हैं कि e टाइम्स ऑफ v, वो दोनों को चेंज करा देते हैं, वेलोसिटी को x कंपोनेंट को भी और y कंपोनेंट को भी. सो दैट इज वाई हमारे आंसर में डिफरेंस होता है. अच्छा, आइए इसका लिख ही देते हैं कि यहाँ से अगर हम r1 प्लस r2 करें, r इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट टू द सेकेंड टाइम ऑफ हिटिंग. सो r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी प्लस 2u स्क्वायर e साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी. तो आराम से अपना कॉमन ले लीजिए. तो कितना हो जाएगा? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस ई ओवर जी. ऐसा होगा क्या? तो ये बात समझ में आया होगा जी आपको? ठीक है. तो ये था अच्छा क्वेश्चन. तो इसको आप नोट डाउन चाहें तो कर सकते हैं. तो एडवांस में अक्सर ये पूछा जाता है इसमें, तो ये पॉइंट पर जरूर आप रखिएगा. हर 1 साल 2 साल छोड़कर आता ही आता है. तो आप देख लीजिएगा कि आपके भाग्य में कौन सा है, आएगा क्या या पिछले बार कब आया था. तो आप कहेंगे सर आप भी यही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए कि कब आएगा, आया था नहीं आया था. तो काम थोड़ा आप भी करिए, जाकर पीछे भी जाकर चेक करिए, पूछिए नहीं आता है कि नहीं मिला या बताइए, मैसेज करिए, तो आपको हेल्प किया जाएगा. ठीक है. तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. कह रहा है कि बॉल इज ऑन द इंक्लाइन प्लेन ऑफ द इंक्लाइनेशन फ्रॉम हाइट, इंक्लाइनेशन थीटा फ्रॉम द हाइट. भाई थीटा को 0 क्यों बना देते हैं? इज हाइट h above the point of impact and makes the perfectly elastic collision, where will hit the plane again. तो यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है. आ जाइए भाई, आपका काम है इस पर. इस तरह का इंक्लाइन प्लेन है. चलिए ऐसा ठीक है. और वो एंगल थीटा है और सर्टेन हाइट से यहाँ से छोड़ा उनको ऐसे. ये बॉल गिरा h हाइट पर है. तो ये तो हमें पता है ना कि जहाँ पर उसको h हाइट से अगर गिर रहा होगा तो उस समय का जो हिटिंग वेलोसिटी है से इसको हम v1 कह लें, तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है? √2gh हो जाता है. ये होता है ऐसा. ठीक. अब इसके बाद जब वो यहाँ पर
हिट करने के बाद जब ये निकलेगा ऐसा, इस तरह से ऐसे निकलेगा, तो अगर इस पॉइंट को अगर लॉक करें हम यहाँ पर ऐसे लॉक करके सोचे तो इधर ही इम्पल्स लगेगा इसमें, मतलब कि एन और ऐसा लगता है। तो सिंस इसमें हमें हेल्प कर दिया कि इलास्टिक कोलिजन है, अगर इन इलास्टिक कोलिजन होता है, इसके बाद वाला है इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें बोला है ई का वैल्यू इतना लो और थीटा का वैल्यू इतना लो, तो बताइए। तो अगर इन इलास्टिक होता तो हम फंसते, या मतलब कुछ और करते, फंसते तो नहीं, मतलब कि और कुछ करते, फिर इसी तरह का डिस्कशन करते हैं कि फिर भाई इम्पल्स ऐसे लग रहा है कि देखो तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तो इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मस्ट बी चेंज वगैरह वगैरह। तो अभी क्या होगा कि V से अगर कर जा रहा होगा तो इलास्टिक कोलिजन है, तो ये भी क्या जा रहा होगा, V से ही निकलेगा। और एक चीज इसमें तय है कि जो वर्टिकल लाइन है इसका, इसका जो नॉर्मल वाला भी जो मैंने बनाया था ये वाला, इसके नॉर्मल के लॉन्ग, तो जिस एंगल पर ये थीटा है, तो अगर यहाँ से ये थीटा अगर रहता है तो वहाँ से भी वो थीटा पे ही वो निकलेगा ये वाला। क्यों, आपको बताया था, आप पीछे जाकर देखिए, एक दो ये 3-4 लेक्चर पीछे आप जाइए तो वहाँ पर बताया था कि इस तरह का कोलिजन अगर ऑब्लिक कोलिजन होता है, अगर सरफेस अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, स्मूथ है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर हो रहा है, तो हम वहाँ पर बोलते हैं कि जिस एंगल से आया था उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करता है। जैसे लाइट आपने देखा था ना कि सर्टेन लाइट उस पर पड़ा और वहाँ से जब निकला, तो मतलब लाइट और उसका फ्रिक्शन कुछ होगा नहीं, किसका, लाइट और सरफेस का। सर्टेन अगर लाइट इस पर जा रहा होगा तो क्या फ्रिक्शन लग रहा होगा, नहीं। तो इसीलिए आप देखिएगा वो क्वेश्चन में एक बताया था जिसमें 2p cos थीटा था या 2 लैम्डा बाई समथिंग इस तरह का था, तो वहाँ पर भी वही होता था कि जिस एंगल से आता है उसी एंगल से चला जाता है। बताने का ये मतलब है, और आपके लिए क्या है, वो लाइट का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं था, तो यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, और उसके बाद इलास्टिक कोलिजन है। तो जब इलास्टिक कोलिजन जब इस तरह का होगा तो थीटा थीटा दोनों का सेम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो यहाँ तक की कहानी था। तो उसमें अगर हम देखेंगे कि इधर ही हम तोड़ दें, इधर ही तोड़ दें, मतलब कि जो विस वेलोसिटी से निकलेगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए इसके लिए, क्योंकि वहाँ पर साइमल्टेनियसली 2-3 चीज़ें, पता नहीं ये दिखता है नहीं दिखता है, ये दिख रहा है बच्चों रेड कलर, यस दिख रहा है, और ये ऐसा, तो ये थीटा हुआ, तो इसका आप बोल सकते हैं कि v cos थीटा, या v1 जो मैंने मार्क किया था उसको v ले लो तो ज़्यादा सहूलियत होगा 1 1 1 2 2 2 बोलने से। इसको v ऐसा है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, v cos थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द प्लेन मतलब v sin थीटा ऐसा। तो इसको हम बोल सकते हैं vy और इसको बोल सकते हैं vx। बस इनका इतना ही काम है, अब कलर चेंज कर लिया जाए। ठीक, अच्छा एक चीज़ और था कि इस तरह के जब ऐसा होता है तो हमारा कुछ g भी चेंज हो जाता है ना, तो g sin थीटा इधर होता है और नीचे की तरफ g cos थीटा होता है ऐसा। तो उसमें अब टाइम कितना लगेगा, जब यहाँ से यहाँ जब वो चलेगा तभी हमें ये डिस्टेंस निकालना है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस निकालना है, तो हम टाइम निकालना पड़ेगा। तो प्रोजेक्टाइल के शरण में चलें तो देखो इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट यहीं तक था, ये पूरा का पूरा आपका किसका हो गया, इन प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। जिनको अगर दिक्कत है तो जाकर चेक करिए, वहाँ पर अभी अभी अपलोड हुआ है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये Vx इक्वल टू वी साइन थीटा और Vy इक्वल टू वी कॉस थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा बच्चों, जब वो हिट करेगा तो y कंपोनेंट 0 होगा उनका। तो ये आप चाहे तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वही कहानी लगा सकते हैं कि जो आपको सिखाया गया था, क्या सिखाया गया था कि 2Vy अपॉन g, तो g भी तो वेरिएबल है ना यहाँ पर, तो कितना है g cos थीटा, और वेलोसिटी का x y कंपोनेंट कितना है v cos थीटा, तो कितना हो जाएगा 2v cos थीटा अपॉन g cos थीटा। वो टाइम निकालने से बच गए, मतलब पूरा इक्वेशन लिखते y का वैल्यू फिर वो कट करता फिर होता, तो इसीलिए 2 × Vy वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपॉन g cos थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 2v/g। तो इक्वेशन लिखकर जैसे आप लिखते थे वहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ कि जिनको दिक्कत है टाइम ऑफ फ्लाइट कह लीजिए 1 - हाफ, या इधर तो प्लस होगा g cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर करके देखना, वही मिलेगा। अच्छा अगेंस्ट द ग्रेविटी है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, टाइम निगेटिव आने लगेगा यहाँ पर।
-1/2 ऐसा कर लीजिएगा, तो 2vg आ जाएगा इतने टाइम के बाद। अच्छा, अब उठाकर हमें ये चाहिए था x, या कहाँ पर d डिस्टेंस होगा, तो d डिस्टेंस लाने के लिए तो हम यहाँ पर क्या कर लें, ui तो v sin थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2v/g ये। अच्छा, पहले तो क्या होता था प्रोजेक्टाइल में कि उसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट होता था और एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट होता नहीं था, लेकिन इस बार ये वहाँ से हैं तो इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा हाफ g sin थीटा और दिस स्क्वायर 2v/g का स्क्वायर, ऐसा। तो d का जो वैल्यू होगा तो कितना हो जाएगा, 2v स्क्वायर sin थीटा बाई g, ऐसा, प्लस वहाँ से कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4/2, तो वहाँ भी बचेगा, और g sin थीटा कहाँ छोड़ गया, यही है, तो एक g से g कैंसिल होगा, तो वहाँ भी बच्चे क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 और 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो कितना हो जाएगा, 2v स्क्वायर sin थीटा बाई g। तो ये आया, तो यहाँ से जब इसको आप करेंगे तो जो डिस्टेंस आपका निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, 4v स्क्वायर sin थीटा बाई g। अच्छा, अब ये बताइए बच्चों कि जब वहाँ से ऊपर की तरफ से आ रहा था तो किस वेलोसिटी से आ रहा था, √2gh, यही हो रहा था ना, तो √2gh का वैल्यू यहाँ पर रख लिया जाए, तो ये कितना हो जाएंगे, 4 × 2gh sin थीटा अपॉन g, तो g से g ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 8h sin थीटा, 8h sin थीटा। तो 8h sin थीटा के बाद उसको हिट करेगा। तो ये तो आपने देखा कलाकारी पूरा कि जब वहाँ से हुआ, गिरा और वगैरह वगैरह कुछ हुआ, और 8h sin थीटा पर आंसर भी आ रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। असली मजा क्या है बच्चों इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में, पहले तो आप नोट डाउन कर लो आराम से, तसल्ली से कर लो, क्योंकि उसका दूसरा तरीका जो बताऊंगा वो उसमें मजेदार होगा। पॉज कर लीजिएगा, अब तो इतना 5 सेकंड 10 सेकंड का काफ़ी होगा लंबा पॉज, तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगा कि अगर मान लीजिए कि अगर लिखते भी हैं तो जाएगा नहीं कहीं, आगे बढ़ा के भी आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, तो आपने लिख लिया होगा, तो इसको यहाँ से हटा लिया जाए, यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इसको दूसरे में जो बता रहा हूँ उसका फ़ायदा ये है कि आपके पीछे वाला जो क्वेश्चन है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, वहाँ भी वो काम कर जाएगा। इसमें तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन वहाँ भी काम कर जाएगा। ठीक है, देखिए कल आपको एक क्वेश्चन बताया था मैंने कि यहाँ पर क्या था कि एक सर्टेन हाइट से, अगर h हाइट से कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, ऐसा हो रहा है, तो जब उसका वेलोसिटी कितना होगा, √2gh, ये तो होगा ही होगा। तो मान लीजिए कि अगर t टाइम लगा होगा उसको आने में, तो और जब तो उसको टाइम क्या लगा होगा, t = इसका तो कोई ऐसे फ़ायदा नहीं है, इतना जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा ऐसा, तो इस टाइम के उसमें वापस आके जब यहाँ पर कोलिजन कर रहा होगा, तो आपको कल सिखाया था पिछले क्लास में ये कि इसका जो t डैश होगा कितना टाइम लगेगा, e टाइम्स ऑफ t, इसको जाने में इतना समय लगेगा, तो फिर आने में समय कितना लगेगा दूसरे बार, मतलब टोटल टाइम कि अगर t डबल डैश अगर कर दे 2e/t, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि t डैश टाइम क्या है, कि ठीक आप इसके पीछे वाले लेक्चर में जाइए, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर वो आपको मिल जाता है तो, या नहीं मिलता है तो मैसेज करिए, हेल्प कर जाएगा। तो यहाँ पर बताने के लिए फिर से वो समय जाएगा और कुछ नहीं, थोड़ा अभी मेहनत करिए, अगर आप में अंदर भूख है, कुछ सीखना चाहते हैं, एक्चुअल में अच्छी बातें जानना चाहते हैं, तो अपना इंटेंट दिखाइए, उस क्या होगा, उस प्रोसेस में आप सीख जाओगे, पीछे जाओगे, देखोगे, नोट डाउन करोगे, फिर यहाँ पर आओगे तो आपको मिलेगा। और अभी क्या है कि चलो यहाँ पर आया, बता दिया, एक बार देखा, देखने में तो सामने से निकल गया, अगली बार जब पूछा जाएगा तो आपका दिमाग फिर वो खोजेगा कहाँ है, तो थोड़ा टाइम इसके साथ एक्सपैंड करेंगे तो वो भी आपके साथ थोड़ा टाइम एक्सपैंड करेगा। तो यहाँ पर t डैश = e टाइम्स ऑफ t डबल डैश = उसको वापस जितने समय जाने में लगेगा उतना समय हिट करने में लगेगा। t डैश इज दैट टाइम आफ्टर द फर्स्ट इम्पैक्ट टू द सरफेस
and going to the maximum height after it. Say it is the h dash से अगर जा रहा होगा तो ऐसा होगा. तो अभी इसमें ठीक है. तो अभी क्या हो रहा था बच्चों कि इसमें अगर हम देख रहे थे कि सेम कॉन्सेप्ट को ऐसा ना कर कर ऐसा कर दें, यही हो रहा ना, इसको ऐसे कर दीजिए. तो तब भी तो एक्सलेरेट ग्रेविटी तो जी तब भी लग रहा था, तो वही काम यहाँ पर होगा. जैसे h हाइट से ऐसे निकला और फिर यहाँ पर ऐसे गिरा, तो दोबारा ये कब कितना होगा, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा सकते हैं कि सेकेंड टाइम जब हीट करेगा टी डैश का जो वैल्यू होगा या कि टी डैश का ही वैल्यू होगा, डबल डैश नहीं करते हैं. किस केस में कि अगेन आफ्टर व्हाट टाइम हिट द ग्राउंड, आफ्टर या टाइम टेकन बाय द सेकेंड हिट ना, मतलब फर्स्ट टाइम हिट ये होना चाहिए था कि टाइम टेकन बाय सेकेंड टाइम हिट. यहाँ पर हिया फिर वहाँ से हुआ तो कितना लगेगा, तो यहाँ से भी कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है ई, तो और टी मान लेते हैं उसको पूरा आने में, तो टी डैश इसको कर लेते हैं कि टी आने में लगा था तो h हाइट है तो उसको आने में कितना समय लगा होगा, हाफ जी टी स्क्वायर, फ्री फॉल जैसा हो रहा है. तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा √2h/g, यही होगा क्या. तो यहाँ पर इसको लगा दें 2 टाइम्स ऑफ ई √2h/g ऐसा. ठीक है. और बाकी का फिर वेलोसिटी का y कंपोनेंट x कंपोनेंट. तो यहाँ पर हम उससे फ़ायदा क्या हुआ कि हम उस चक्कर से बच गए. किस चक्कर से, उसको कंपोनेंट को ब्रेक करने वाले चक्कर से बच गए कि अगर वो थीटा से गिर रहा था तो क्या होगा, ऑल दो आएगा थीटा, ऐसा नहीं कि नहीं कहीं भाग रहा है, वो उधर ही रहेगा. तो हम यहाँ से देखिए उसका ब्यूटी क्या है, इस क्वेश्चन को तो हिट करेगा ही करेगा, अगले को भी बोल्ड कर देगा. वो कैसे, तो ऐसे. तो अब देखिए कि इसका हमें यही डिस्टेंस निकालना था ना x कंपोनेंट, और इसको हम तो ब्रेक करना जानते हैं, इधर g cos थीटा और इधर यहाँ से g sin थीटा. तो टाइम तो हमें मिल ही गया रेडीमेड e के टर्म में. तो अभी देखिए x कंपोनेंट अगर चाहिए तो यहाँ से क्या लिखेंगे, u इस डायरेक्शन में, u उसका वर्टिकल से थीटा था तो यहाँ से कितना था ये u sin थीटा, इस और टाइम में लगेगा 2u √2h/g ऐसा. और u का वैल्यू ध्यान रखिएगा कितना है आपका, ये v का मतलब √2gh, ये v का वैल्यू भी वही सेम चलेगा. मतलब इसमें आपको उसको ब्रेकिंग से बच के, कंपोनेंट को ब्रेक नहीं कर के बिना भी काम कर लेंगे. और 1/2 हाफ g sin थीटा, और इसको जब स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा ये 4e² 2e² और टाइम 2h/g ऐसा. तो g से g तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ से 2 से 2 को हटा लीजिए तो कितना आ गया यहाँ से 4e² h sin थीटा, और यहाँ से इसको करेंगे तो u sin थीटा 2e. अब u का वैल्यू कितना था √2gh, तो √2gh, तो g से g तो पहले मुहूर्त में निकल जाएंगे और वहाँ पर 2h बचेगा, तो 2h मिलकर कितना हो जाएंगे, मतलब रूट में 2h होगा. और वहाँ से भी कितना आ जाएगा आपका 4e, यहाँ से 4e नहीं केवल 2, अच्छा 2 तो उसका 2 का हो जाएगा, 4e और h ऐसा होगा क्या, देखिएगा ध्यान से 2h यहाँ से मिलेगा और u का वैल्यू जब 2gh अगर रखेंगे √2gh तो g से g कैंसिल हुआ होगा ना, और 2h बचा होगा, 2h तो यहाँ से 2h होगा और 2 यहाँ से है तो 2e और वो दोनों मिलकर 4eh हो जाएंगे. यस ऑफ कोर्स साइन थीटा, वाई नॉट, साइन थीटा भी रहेगा. और यहाँ से क्या बचा बच्चों आपका 4e² h sin थीटा प्लस 4e² h sin थीटा. ठीक है, तो ये बचा. तो इसमें क्या बचा 4e h sin थीटा और वहाँ से 4e² h sin थीटा. तो वहाँ से हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें,
और 4E h sin थीटा तो पूरा ले लीजिए, तो 1 प्लस ई बच जाएगा क्या? तो जो x का वैल्यू था 4E h sin थीटा, अगर पूरे से कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस ई हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा आया। अब ये मास्टरपीस है 4E h प्लस साइन थीटा। अब e का वैल्यू अगर 1 रख दो आप, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 4 इंटू 1 इंटू एच साइन थीटा 1 प्लस 1, तो कितना हो गया? एट एच साइन थीटा। तो कहना देखिए आ गया ना सेम इससे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बस हमने अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही लगा वो कर दिया कि मतलब इस तरह से अगर पहले हमसे कोई पूछता है कि वापस कितना करेगा तो 2ET, तो वो अगर हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए। कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ भी नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब कि मोमेंटम हमारा कंजर्व होगा, और मोमेंटम कंजर्व होगा तो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो ये आ गया। हाँ, मैं बार बार जो बोल रहा था कि इसका भी कनेक्शन इधर ही से, तो आपका 45 नंबर भी चुटकी बजाते ही हो जाएगा। कि अगर आपको रिजल्ट याद है इसका तो कितना हो जाएगा? 4E साइन थीटा 1 प्लस ई, इसको लगा दीजिए यहाँ पे। यही पूछा ना कि सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम, द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन इज ई, थीटा इज 45 डिग्री एंड ई इक्वल टू 3/4, एच इक्वल टू 5 मीटर। तो ठीक है, तो हम यहाँ से 4EH साइन थीटा को कॉमन ले लें, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 प्लस ई। तो 4E का वैल्यू हमारे पास कितना है? 3/4। H का वैल्यू कितना है? 5 साइन 45 इज़ 1/√2 और 1 प्लस ई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 7/4। ऐसा होगा क्या कुछ? तो 4 से 4 तो यहाँ से निकल लिए, 3 5 या 15, 3 5 या 15 इंटू 7, 105 अपॉन 4√2। तो इसको इतना मीटर होगा, तो जितना उसको आना चाहिए उतना वो आएगा। तो ये फटाक से आ गया बच्चों, 4EH साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई, अब नॉट अपॉन 1 इंटू 1 प्लस ई। तो ये बात आपको समझ में आया क्या? ठीक है, देखिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम इज सस्पेंडेड थ्रू द वर्टिकल स्प्रिंग, द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय द 1 सेंटीमीटर, देन द ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम पोजिशन। A particle of mass 120 gram is dropped on the block from the height 40 centimeter. The particle stick to the block after the impact. Find the maximum extension of the spring. तो ऐसा क्वेश्चन हमने बच्चों वर्क एनर्जी में खूब सारा किया था। बस यहाँ पर क्या कर दिया कि वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक तड़का लगा दिया। वो कैसे कि ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम ऐसा है, सस्पेंडेड थ्रू द स्प्रिंग इस तरह का, और उसका मास कितना है? 200 ग्राम। तो स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय द 1 सेंटीमीटर, ऐसा है। तो 1 सेंटीमीटर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट लाने के लिए दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि 0.2 इंटू जी करेंगे तो 10, और यहाँ पर एक ऐसा फोर्स लगेगा ना kx, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो kx इक्वल टू 2। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 अपॉन स्ट्रेच बाय द 1 सेंटीमीटर 0.01। तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन पर मीटर, ऐसा हो जाएगा। अब कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास 120 ग्राम इज ड्रॉप्ड ऑन द ब्लॉक फ्रॉम द हाइट 45 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक 120 ग्राम का एक ब्लॉक को छोड़ा, तो जब 120 ग्राम को अगर छोड़ा तो वो जब हीट कर रहा होगा उसका हाइट कितना है? 45 सेंटीमीटर, और उसके बाद उसके साथ ऐसे स्टिक कर जा रहा है। तो जब स्टिक कर जा रहा है तो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, लेकिन उसके पहले हम बता दें कि इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो आपको √2gh थर्ड इक्वेशन को लगाइए, ये एनर्जी कंजर्वेशन कराइए, हाफ mv² इक्वल टू mgh, देयर पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी, देन यू विल गेट दैट फ्रॉम 2g इज 10 और हाइट इज 0.45। तो वाह, डेटा देखिए कितना अच्छा दे रखा है। तो वहाँ से 4.59 तो 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये आ रहा होगा। जब इसके साथ अगर टकराएगा और स्टिक कर जा रहा है, क्वेश्चन में मेंशन है द पार्टिकल ऑफ मास 120 ग्राम ड्रॉप्ड ऑन द ब्लॉक from the height and the particle stick to the block after the impact, then what will happen? So obviously momentum will conserve, is perfectly inelastic collision का ही नमूना है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 120 ग्राम में ही छोड़ देते हैं 3, और इन दोनों का टोटल मास कितना हो जाएगा? 120 प्लस 200, तो 320 ग्राम।
इंटू वी वेलोसिटी, ग्राम ग्राम में तो अपना वो मैनेज करते रहेगा। तो यहाँ से 36, तो v का वैल्यू 36/32, तो 36 इज 9/8 मीटर पर सेकेंड। इससे चला बच्चों ये, अब 9/8 मीटर पर सेकेंड से चला ये, तो इसके पास और फर्दर इलोंगनेट हो रहा होगा ये, तो फर्दर इलोंगनेट होकर कितना होगा, कुछ इतना, तो इसको y मान लेते हैं, ऑलरेडी x बोल रखे हैं, तो y होगा ये। तो इस पॉइंट पर व्हेन द मोमेंट अगर मान लीजिए फर्दर इलोंगनेट होकर इतना रुक जाएगा, तो इस पॉइंट पर y नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ होगा ना, तो इसके कंसिडरेशन में मत चूकिएगा। वो पूछ रहा है कितना इलोंगनेट फर्दर होगा, तो भाई खींचेगा स्प्रिंग जितना, तो हाफ KY² पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब इन दोनों के पास मतलब कि 120 ग्राम जो यहाँ पर अभी एपियर हुए जो, और 200 ग्राम दोनों मिलकर 320 ग्राम के पास कुछ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 9/8, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कोर्स है। तो ये इसको अपने हाइट के चलते मतलब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, और काइनेटिक एनर्जी है, दोनों मिलकर दोनों को कौन खा जाएगा, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। मतलब कहने का क्या है कि ऐसा होगा कि 1/2 हाफ KY² इक्वल टू 1/2, इसको 0.320 ग्राम था दोनों का मास, और उसका वेलोसिटी कितना था 9/8 मीटर पर सेकेंड, यही था ना। यहाँ से वेलोसिटी लाए थे, बाकी अपना वो कैलकुलेशन वगैरह चेक करते रहना, अगर गड़बड़ हो तो बताइए ज़रूर। और उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, mgh, तो 0.32 10, और x अभी y हमें निकालना है, तो y अगर नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूपरेखा देखने को मिल रहा होगा। k का वैल्यू हमारे पास 200 ऑलरेडी था क्या, k इज़ आवर 200, तो ठीक है। तो भगवान का नाम लेकर काम पे लग जाइए जितना जल्दी हो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 100y², और ये चीज़ बताइए बच्चों 0.16 इज़ 981/64, और यहाँ से कितना हो जाएंगे 3.2 y। तो एक यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना होगा, और कुछ खास नहीं। तो 100y², मेन है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्सेप्ट को उसको सोचना, मतलब सिचुएशन को प्रोसेस करना दिमाग में, और वंस यू नो द कॉन्सेप्ट, और मैं उसको अगर प्रोसेस कर लिए और उसको अगर इक्वेशन लिख पाए, बाकी तो एग्जाम का इतना प्रेशर होगा कि आप फटाफट लिख ही दोगे। और जब वंस यू गेट द इक्वेशन, तो आप में अंदर ही क्यूरियोसिटी रहता है कि चलो इसको सॉल्व करके लाओ, कितना आता है, वो काम तो आप कर ही लेंगे। तो इसको कर देगा 0.81/4, इसका ये वाला कैलकुलेशन बच्चों 0.81/4, क्योंकि 16 4 जा हो जाएगा और उसको दोनों को डॉट देते हुए चला जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका मैक्सिमम कंप्रेशन जितना उसको आना होगा वहाँ से आ जाएगा। तो इसमें था क्या कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का काम करना था, और उसके बाद की कहानी वहाँ से एनर्जी का कंजर्वेशन से करना था। इसके बाद आज हम लोग कहाँ तक थे, इस क्वेश्चन नंबर कुछ 46 तक है, ठीक है। तो 47 48 से ऑनवर्ड, मतलब नेक्स्ट क्लास में 47 ऑनवर्ड करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जब नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलेंगे तो 49 ऑनवर्ड बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, 49 50 51 और 52 तो उसका कमाल का है क्वेश्चन, तो वो जरूर आप उसको देखिएगा। और अक्सर बच्चों को डाउट उसमें रहता ही रहता है, तो उसको आपको एक नए रूप के साथ, नए रैपर के साथ उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको नॉर्मल मेथड से कुछ उसमें एक्स्ट्रा मिलेगा, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो उन क्वेश्चंस को ट्राई किया जाएगा, या आपको एक्सप्लेन करूँगा, और उसको देखिए, आपको मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।